21-22 अप्रैल 2025 की देर रात एक लड़के ने अपने दोस्त को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद कहा कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, दिल में बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। तुम जानते हो कि मम्मी पापा तो है नहीं और परिवार के भी जो लोग हैं वो भी कोई है नहीं। तुम जल्दी से आ जाओ और मुझे किसी डॉक्टर से दिखा देना। जैसे ही दोस्त के पास ये मैसेज पहुंचता है तो दोस्त ने साफ साफ यहाँ पे इनकार कर दिया कि रात बहुत हो चुकी है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम किसी और की मदद ले लो। लेकिन उस दोस्त ने कहा कि तुम्हें ही आना पड़ेगा और तुम ही आओगे तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, नहीं तो मुझे कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, मैं मर भी सकता हूँ। इस तरह की वो बातें बार बार कहने लगता है, लेकिन दोस्त ने साफ साफ यहाँ पर इनकार कर दिया। इस दोस्त ने लगभग 70 बार अपने दोस्त को फ़ोन किया, लेकिन दोस्त को बिल्कुल भी उस पर कोई दया नहीं आती है और ना ही वो आता है। अब जब रात आगे बीत जाती है, बीतने के बाद ये पता चलता है कि उस रात उसने 2 कत्ल कर दिए थे, जो अपने दोस्त को तबीयत खराब होने के नाम पर बुला रहा था। जो इंसान अपने दोस्त को बार बार अपने घर पे बुला रहा था कॉल करके, वो अपने दोस्त का भी वहां पर कत्ल करना चाहता था। फिर उसका प्लान था कि अपने दोस्त को कत्ल करने के बाद उसको 2 पुजारी के भी कत्ल करने थे और साथ ही उसको एक पुलिस इंस्पेक्टर का भी कत्ल करना था। लेकिन आगे वो एक ही कत्ल कर पाता है और कुल मिलाकर उसने 3 कत्ल किए थे। जिसका वो कत्ल कर रहा था उसके वो प्राइवेट पार्ट को काट के अपने पास रख लेता था। और जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल इतना खतरनाक, इतना शातिर कैसे हो सकता है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान प्रदेश का एक जिला है भिलवाड़ा, और भिलवाड़ा की ही ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूं 22-23 अप्रैल 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास की। इसी जिले का यानी कि भिलवाड़ा जिले का थाना लगता है सुभाष नगर, और सुभाष नगर थाना क्षेत्र का एक मंदिर है अयप्पा मंदिर। अयप्पा मंदिर में रात 2 बजे के आसपास वो जाता है और जाने के बाद पुजारी को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। जो ये आवाज लगा रहा होता है उसका नाम दीपक नायर होता है। दीपक नायर ने आवाज लगाई तो गार्ड निकल के आता है। गार्ड पूछता है कि भैया कौन हो और इतनी रात में क्या बात है, किससे मिलना है। अब वो जो दीपक नायर होता है वो बोलता है कि मुझे पुजारी जी से बात करनी है, उनसे मिलना है, वो कहाँ पे है, उन्हें बुला दो। गार्ड कहता है कि एक पुजारी जी तो उदयपुर गए हुए हैं, वो अभी है नहीं, और दूसरे पुजारी जी अभी आराम कर रहे हैं, इसलिए कल सुबह ही आना। तभी दीपक कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, मैं इस मंदिर का ट्रस्टी भी हूं और मैं कितना दान पुण्य भी यहाँ पे करता हूं, तुम्हें शायद ये पता नहीं है। जब ये दीपक ये बात गार्ड को कहता है तो उसके बाद भी गार्ड यही कहता है कि आप सुबह ही आइएगा। यहाँ पे जो गार्ड है उसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होती है। लाल सिंह राबड़ा उसका नाम होता है, जो अपने कमरे के अंदर में रह के बातचीत कर रहा था, और ये जो दीपक है ये कमरे के बाहर रह के बात कर रहा था। तभी दीपक नायर कहता है कि भाई एक काम करो, आप बाहर तो निकलो, मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। जैसे ही गार्ड बाहर निकलता है, बाहर निकलते ही उसको लात घूंसों से वो तब तक मारता रहता है जब तक कि वो बेहोश होकर जमीन पे नहीं गिर जाता। हालांकि इस बीच में उसकी चीखें, आवाजें ये सब निकल रही थी। वो अपील कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन उस पे उसको कोई दया नहीं आती है। वो उसको तब तक मारता रहता है जब तक वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो जाता। फिर वहीं पे एक खुरपी रखी हुई होती है, वो खुरपी जिससे हम लोग गांव में घास वगैरह काटते हैं, मिट्टी को खोदते हैं। दीपक उस खुरपी का इस्तेमाल कर गार्ड के बेहोशी के हालत में ही उसका प्राइवेट पार्ट जो होता है वो काट लेता है। और जब प्राइवेट पार्ट काटता है तो वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन जो कातिल होता है उस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है। फिर दीपक उसके प्राइवेट पार्ट अपने पास रख लेता है। उसके बाद उस पर लगभग 40 वार करता है। 40 वार में से 20 वार तो उसके सर पे ही करता है और बाकी के शरीर के अलग अलग हिस्सों पे करता है। अब उसकी जो चीखे की आवाजें थी, वो चीखों की आवाज उस मंदिर के दहलीज को पार कर चुकी थी। वो आवाजें आसपास के लोगों तक अब पहुंच चुकी थी। मंदिर के अंदर जो पुजारी थे उन तक भी वो आवाज अब पहुंच चुकी थी। जब ये पुजारी ये सब चीजें देखता है तो वो अपनी वो जान बचाने की कोशिश करता है और तुरंत ही तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दे दी जाती है। पुलिस मौके पे आती है, लेकिन पुलिस के आने में और इस हत्याकांड में लगभग 1 घंटे का समय हो चुका था। अब कातिल जो होता है वो आराम से, इत्मीनान से वो गार्ड के पास ठीक सामने ही बैठा हुआ था, वो कहीं नहीं गया था।
उसे कुछ लग ही नहीं रहा था कि उसने इतना बुरा यहाँ पर काम कर दिया है। पुलिस आती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे यहाँ से थाने लेके जाती है। अब इसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम दीपक नायर है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, जो कि प्रताप नगर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। वहाँ पर इसका एक आलीशान घर है। उसकी माँ, जिसका नाम समता कुमारी होता है, जो कि नर्स थी, लेकिन साल 2007 में उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है। इसके जो पिताजी थे, जिनका नाम आरपी सहदेवन नायर होता है, जो कि आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे, और उनका भी 2007 में नेचुरल डेथ हो जाता है। यह घर पे अकेले रहता था। हालांकि जब माता और पिता के साल 2007 में नेचुरल डेथ हो जाती है तो कुछ दिन के लिए ये अपनी बहन के पास चला जाता है, वहीं पे रहता है। लेकिन वहाँ बहन से अक्सर इसका झगड़ा हो जाया करता था, इसलिए उसे छोड़कर ये वापस से अपनी आलीशान कोठी में रहने लगता है। अब पुलिस वाले आसपास के लोग से पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं, तो लोग जो है वो कहते हैं कि ये सिर्फ अकेले ही अपने घर में रहता है। अब जब पुलिस घर के पास गई तो घर के अंदर से अजीब तरह की दुर्गंध आ रही थी। अब नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है, वीडियोग्राफी की जाती है, और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो घर में 2 लाशें पड़ी हुई थी, खून से लथपथ थी, और लाश को देखने के बाद आसपास के लोग और पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। लोग यहाँ पर सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार 2 लाशें किसकी हैं, यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है, और इसका क्या ताल्लुक है इस लड़के से। अब यहाँ से ही पुलिस स्टेशन को ये सूचना दी जाती है। वो कहते हैं कि साहब, जिसने रात उस गार्ड को, उस चौकीदार का कत्ल किया है, उसी के घर में 2 और लाशें पड़ी हुई हैं। आप उससे जरा बातचीत करिए और देखिए कि वो क्या कहता है। फिर उससे पूछा जाता है कि आखिरकार वो कौन है जिसे मारकर वो अपने घर में रखा हुआ है। इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि एक का नाम मोनू टोक है, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है, और एक मोनू टोक का ही दोस्त है जिसका नाम संदीप भारद्वाज है, जिसकी उम्र 40 साल के आसपास है। इनके घर वालों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि 21 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास से ये घर से लापता हैं। परिवार के लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं, लेकिन ये दोनों मिलते नहीं हैं। हालांकि पुलिस तक ये सूचना पहुंची नहीं थी, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन गए नहीं थे। वो अपने स्तर पे ही इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे। अब इस व्यक्ति से, जो दीपक नायर होता है, उम्र 45 साल के आसपास होती है, इससे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में 2 लाशें पड़ी हुई है, आखिर मामला क्या है, क्या बात है जो तुमने ऐसा किया। फिर वो जो बताता है वो सुनकर सब सहम जाते हैं। वह कहता है कि जो मोनू टोक है वो उसका खास दोस्त है। उसने लव मैरिज भी कराई थी, लेकिन उसका दोस्त अपनी पत्नी को बेतहा परेशान करता था, बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करता था। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो माना नहीं। इसलिए मैंने 21 अप्रैल 2025 की शाम को उसे अपने घर बुलाया था। लेकिन यहाँ पर मोनू टोक अकेले नहीं आता है, बल्कि साथ में जो उसका दोस्त था संदीप भारद्वाज, उसको भी साथ लेके आ जाता है। शुरुआत में वो तीनों बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। बोतलें खुल जाती है, और ये जो दीपक होता है वो तो कम पीता है, लेकिन जो दोनों उसके दोस्त होते हैं वो ज़्यादा पी लेते हैं। इतना पीते हैं कि वो बेहोशी के हालत में आ जाते हैं। तभी वहां पर एक बड़ा डंडा रखा हुआ होता है। दीपक डंडा उठाता है और उन दोनों को पीटना वहां पर शुरू कर देता है। वे बेहोशी की हालत में थे, इसलिए शोर मचाने की स्थिति में वो नहीं होते हैं। दीपक उन दोनों को तब तक पीटता है जब तक वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो जाते। इसी बीच में वो रसोई में जाता है और वहां से एक धारदार हथियार, जिससे सब्जी वगैरह काटी जाती है, उसको लेके आता है, और उन दोनों के वो प्राइवेट पार्ट को वो काट लेता है। इसके बाद वहाँ एक घरेलू गैस सिलेंडर होता है, वो उसको उठाता है, और उनको उठाने के बाद उन दोनों को वो तब तक मारता है जब तक उन दोनों के प्राण तक नहीं निकल जाते। अब इन दोनों का कत्ल कर देने के बाद आराम से, इत्मीनान से उनके पास ही वो बैठा रहता है। तभी वो अपने दोस्त प्रशांत को फोन करता है और प्रशांत से कहता है कि दोस्त, मेरी तबीयत खराब हो रही है, दिल घबरा रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, तुम कहाँ पे हो यार, आ जाओ और मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन प्रशांत ने पहली बार में ही साफ साफ इनकार कर दिया था। वह कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा।
हालांकि यहाँ पे होता क्या है कि प्रशांत को यहाँ पे भनक हो जाती है उसके बाद से कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, उसकी बातों से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब इसके बाद दीपक ने अपने दोस्त प्रशांत को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कुल मिला के 70 बार उसने कॉल किया था। 70 बार कॉल करने के बाद भी प्रशांत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यदि अगर प्रशांत उस रात उसके घर चला जाता तो शायद वो आज जिंदा नहीं होता, लेकिन ये उसका नसीब ही था कि वो वहां पे नहीं जाता है और वो बच जाता है। अब दीपक से पूछा जाता है कि तुम प्रशांत को क्यों मारना चाहते थे, इसके पीछे की वजह क्या है। तो उसने कहा कि प्रशांत ने उसको धोखा दिया था, इसलिए वो उसको मारना चाहता था। अब जब प्रशांत फोन नहीं उठाता है तो वो अपने घर में ही 2 कत्ल करके घर से बाहर निकलता है। फिर वो अपने एक और दोस्त के पास पहुंचता है प्रताप नगर में ही, और वहां जाने के बाद पता चलता है कि उसका दोस्त घर पर नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी होती है। पत्नी से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद कहता है कि भाभी जी कुछ पैसों की जरूरत है। तो जो भाभी होती है वो बिना कुछ सवाल किए हुए पूछती है कि भैया कितने रुपए की जरूरत है। दीपक बताता है कि 5000 की लगभग जरूरत है। वो घर के अंदर जाती है, 5000 लाती है और दीपक को लाकर चुपचाप दे देती है। फिर दीपक वहां से निकल जाता है और शहर में इधर उधर वो घूमने लगता है, कुछ कुछ खाने लगता है। अब शाम हो जाती है और शाम होने के बाद वो सीधा पहुंचता है एक बार में। बार में वो शराब पीता है और उसके पास जितने भी पैसे रखे हुए थे, जितना भी पैसा था, वो सारे के सारे वहां पे उड़ा देता है। रात के जैसे ही 12 बजता है, बार वहां पर बंद हो जाती है, तो वो वहां से निकलता है और उसके बाद वो पहुंच जाता है मंदिर, जो कि अयप्पा मंदिर होता है, जो सुभाष नगर में ही होता है। वहां जाने के बाद वो वहां के 2 पुजारियों को मारना चाहता था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता है, लेकिन वहां के जो गार्ड था उसे वो जरूर मार देता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम उन पुजारियों को क्यों मारना चाहते थे। वे कहता है कि उन्होंने भी धोखा दिया था, इसलिए वो उन्हें भी मारना चाहता था। फिर पुलिस ने पूछा कि और किस किस को मारना चाहते थे, तो वो बताता है कि एक एएसआई जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे, उन्हें भी वो मारना चाहता था। पुलिस पूछती है कि उन्हें क्यों, तो वो बताता है कि उसने 2 दिन पहले उसकी बहुत पिटाई की थी, इसलिए वो उस पुलिस को भी मारना चाहता था। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने क्यों मारा इन सभी को और इन सब के प्राइवेट पार्ट क्यों काट लिए। तो उसने कहा कि उसकी जो बहन है, उसकी बहन के साथ गंदा और घिनौना कृत्य इन दोनों ने किया था, इसलिए अपनी बहन के साथ जो जो कुछ हुआ था उसका वो बदला लेने के लिए ऐसा काम कर रहा है। अब पुलिस वालों ने उसकी बहन से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उससे जब बातचीत की तो उसकी बहन ने कहा कि उसका भाई पूरी तरीके से साइको है, दिमागी रूप से बीमार है। उसके साथ किसी दोस्त ने ऐसा कुछ भी घिनौना कृत्य नहीं किया है। वो पूरी की पूरी झूठी कहानी आप लोगों को बता रहा है। उसको वेब सीरीज देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, फिल्में वगैरह देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, क्राइम सीरीज देखने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए आप लोगों को इसकी और जानकारी यहाँ पे निकालनी चाहिए। पुलिस ने जब चेक किया तो बहुत कुछ यहाँ पे जानकारी निकल के सामने आती है। ये साल 2013 की बात है। प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में ही उसने जाकर किसी से झगड़ा फसाद करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने डांटा पीटा तो उसने पुलिस वालों को भी पीटना शुरू कर दिया। जितने भी थाने में पुलिस थे, ज्यादातर के साथ उसने हाथापाई की। अब पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको हवालात में बंद कर दिया। जब वो जेल जाता है तो उसने लगभग 20 कैदियों के साथ वहां भी मारपीट की। वहां भी उसने जेल के अंदर तांडव ही मचा रखा था। फिर कुछ दिन बाद उसकी जमानत हो जाती है, लेकिन जो उसका स्वभाव था वो अजीब किस्म का था। वो पढ़ने में होशियार था, उसने आईटीआई करके टेलीकॉम कंपनियों में अच्छे खासे पद पे था, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी जिससे अच्छे अच्छे लोग घबराते थे, डरते थे। ऐसे ही साल 2016 की ये बात है। उसने एक कार से कई लोगों को कुचलने की कोशिश भी की थी, उसे मारने की कोशिश की थी। हालांकि कोई बड़ा हादसा यहाँ पे नहीं हो पाया था, लेकिन कई लोग इसमें घायल जरूर हो गए थे और इस मामले में भी वो जेल गया हुआ था। फिर कुछ साल और बीत जाते हैं। साल 2020 की ये बात है। वो एक शोरूम पे जाता है, जाकर कहता है कि मैं कार देखना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे चाबी लाके आप दे दो। अब कार जो थी, जो शोरूम के बिल्कुल अंदर खड़ी थी। जैसे ही शोरूम वाले नई गाड़ी को दिखाते हैं और कार की एक चाबी देते हैं, तो उसने कार की चाबी लेकर गाड़ी के अंदर बैठता है, स्टार्ट करता है और जो शीशा होता है बड़ा सा शोरूम में, उस शीशे को तोड़ते हुए कार को बाहर लेके निकल जाता है। शोरूम वालों ने बहुत मुश्किल से जाकर उस कार को पकड़ा और इसको पकड़ा। उसके बाद पुलिस को इसके हवाले कर दिया जाता है।
फिर साल 2023 की बात है। दरअसल उसके जो माता और पिता थे वे केरल के रहने वाले थे, लेकिन नौकरी की वजह से वो भिलवाड़ा में ही आकर फंस जाते हैं और वहां पे ही वो एक आलीशान मकान भी बनाते हैं। साल 2023 में जब ये अपने घर जाता है, अपने गांव जाता है, तो वहां जाने के बाद उसने एक कार ली थी किराए पर और वहां पर कुछ लोगों पर कार चलाने की उसने कोशिश भी की थी। तब पब्लिक ने इसको बहुत मारा था, पीटा था और इसको फिर इस मामले में भी वहां पर जेल जाना पड़ा था। साल 2009 से 2025 तक उस पर लगभग 6 से 8 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज थे। उसके बाद से कुछ और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है तो बताया जाता है कि ये साइकोलॉजिकल तरीके से पूरी तरीके से बीमार रहता था। वेब सीरीज देखने का ये आदी था और वो वेब सीरीज देखने के बाद उस तरह से वो सोचने लगता था और अपने दिमागों में उन चीज़ों को बैठाने लगता था। अभी फिलहाल इस घटनाक्रम का पुलिस पूरी तरीके से खुलासा नहीं कर पाई है, क्योंकि जो भी ये कहानी बताता है हर बार एक नई कहानी बताता था। पुलिस ने इसको रिमांड पर लिया है, मामले की जांच पड़ताल अभी की जा रही है। लेकिन जिस तरह की बात अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है, वो 3 कत्ल किए हैं, 3 कत्ल करने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट को काट लेता है। आखिरकार इसको देखकर, इसके बारे में सुनकर लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और आखिरकार कहते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।